जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। सबसे पहले तो पार्टनरशिप क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी एक से ज़्यादा यानी दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में मिलकर कोई भी किसी भी किस्म का कारोबार जो है वो स्टार्ट करते हैं, कोई भी बिजनेस वो स्टार्ट करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। ठीक है, लेकिन जब भी दो या दो से ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उनका मोटिव क्या होना चाहिए, उनका एम क्या होना चाहिए, वो प्रॉफिट होना ज़रूरी है पार्टनरशिप के लिए। अच्छा जी, हमारे पास आ जाती है डेफिनेशन। पार्टनरशिप इज़ एन अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पीपल टू परस्यू अ बिजनेस फॉर प्रॉफिट एज को ओनर्स। ठीक है, कि हमारे पास जो पार्टनरशिप है वो एक ऐसे एसोसिएशन कहलाती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं और मिलकर कोई बिजनेस करते हैं। अब उनका पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट। लेकिन उस पार्टनरशिप में तमाम के तमाम लोग जो हैं वो को ओनर कहलाएंगे। मतलब कोई भी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक बंदा जो है वो बोले कि मैं अकेला ओनर हूँ, बाकी तमाम ओनर नहीं है। तो पार्टनरशिप में तमाम के तमाम लोग जितने भी वो मिलकर कारोबार जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो बिज़नेस जो कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो तमाम के तमाम जो हैं वो ओनर होंगे। उसके बाद आ जाती है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। अच्छा जी, पार्टनरशिप की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास वॉलंटरी एसोसिएशन। वॉलंटरी एसोसिएशन क्या होती है कि इस पार्टनरशिप में रिस्क कितना होता है। देखें जी, जैसे आपने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था, सोल प्रोप्राइटरशिप में अकेला बंदा होता है। ठीक है, एक बंदा होता है, वो एक बंदा जब बिज़नेस रन करता है, ज़ाहिर है अकेला बंदा है, उसके पास बिज़नेस के लिए पैसा भी थोड़ा होगा। ज़ाहिर एक बंदे अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा लोग लें, तो कंपैरिज़न करें, क्या अकेले बंदे के पास ज़्यादा पैसा होगा कि ज़्यादा लोगों के पास? ज़ाहिर-सी बात है, जब लोग ज़्यादा होंगे वहाँ पर ज़्यादा पैसा होगा, और जिस बिज़नेस में ज़्यादा पैसा लगता है वहाँ पर रिस्क भी ज़्यादा होता है। इसका मतलब क्या है कि पार्टनरशिप में जो रिस्क होता है वो ज़्यादा होता है। वॉलंटरी एसोसिएशन हमें क्या कहता है? पार्टनरशिप इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन बिटवीन पार्टनर्स। जॉइनिंग अ पार्टनरशिप इंक्रीज द रिस्क टू वंस पर्सनल फाइनेंशियल पोजीशन। जितने ज़्यादा लोग होंगे, जितने पार्टनर्स जितने ज़्यादा होंगे, उतना ज़्यादा रिस्क होगा बिजनेस के लिए। सम courts have ruled that partnership are created by the actions of individual even when there is no express agreement to form one। इसका क्या मतलब है कि जो डिसीजन लिया जाएगा वो तमाम के तमाम का इकट्ठा कलेक्टिव होगा, ना कि किसी एक बंदे का जो है वो डिसीजन एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास? पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट के लिए हमारे पास कुछ जब भी कोई एग्रीमेंट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट हम उसको बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पर क्या कुछ होना चाहिए, तो पार्टनरशिप में कुछ हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट में हमारे पास कुछ चीज़ें होना ज़रूरी है। फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप रिक्वायर्स दैट टू और मोर लीगली कम्पिटेंट पीपल। अगर आप पार्टनरशिप स्टार्ट करना चाहते हो तो इसके लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड है? दो या दो से ज़्यादा लोग जो कम्पिटेंट हों। कम्पिटेंट मतलब हु आर ऑफ एज एंड ऑफ साउंड मेंटल कैपेसिटी। क्या मतलब है कि ना ही वो नाबालिग होने चाहिए, मतलब इतनी कम उम्र नहीं होनी चाहिए उनकी कि वो एग्रीमेंट जो है वो साइन कर सकें। ठीक है, मीन के छोटे बच्चा भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक एज होती है जिसके बाद बंदा बुढ़ापे में चला जाता है। ठीक है, बुढ़ापे की एज भी नहीं होनी चाहिए, वो एज होनी चाहिए जिसमें वो उसका दिमाग सही तेज़ चल रहा होता है। तो एग्रीमेंट के लिए ये चीज़ें होना ज़रूरी है, यानी कि उसका मिडल एज में होना ज़रूरी है, ना छोटा बच्चा ना ही बुज़ुर्ग। ठीक है, और उसके अलावा वो मेंटली डिस्टर्ब भी ना हो। अगर वो दरमियानी एज का है और मेंटली डिस्टर्ब है, लाइक वो मैड है, पागल है, तो फिर भी एग्रीमेंट होना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, द एग्रीमेंट बिकम्स अ पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, आल्सो कॉल्ड आर्टिकल्स ऑफ को पार्टनरशिप, ऑल्दो इट शुड बी इन राइटिंग। ये राइटिंग में भी हो सकता है। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट इज बिंडिंग इवन इफ इट इज़ ओनली एक्सप्रेस्ड वर्बली। ठीक है, अगर तो ये वर्बली मतलब रिटर्न में ना भी हो तो भी इट्स ओके। ठीक है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट नॉर्मली इंक्लूड्स डिटेल। अब इसमें क्या कुछ होना चाहिए? नेम एंड कंट्रीब्यूशंस। ठीक है, जो जो पार्टनर्स हैं उनके नेम और वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कितना पैसा लगा रहे हैं। उसके बाद नंबर 2 राइट्स एंड ड्यूटीज़, कि किस बंदे की क्या राइट्स है, किस बंदे की क्या कुछ ड्यूटीज़ हैं वो
ठीक है, एग्रीमेंट यानी कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा जाएगा। शेयरिंग ऑफ इनकम एंड लॉसेस, इनकम जो प्रॉफिट उन्हें मिलेगा उसको कितना शेयर्स जो है वो किस बंदे को कितना मिलेगा। ठीक है, तो ज़्यादा जिस बंदे का पैसा ज़्यादा होगा उससे ज़्यादा जो है वो इनकम का शेयर मिलेगा। इसी तरह लॉस का भी। उसके बाद विदड्रॉल अरेंजमेंट। ठीक है, विदड्रॉल अरेंजमेंट क्या होती है कि कब जो है वो अपना नाम निकलवा सकता है, कब तक जो है वो हमारा पार्टनरशिप का काम चलेगा। ठीक है, डिस्प्यूट प्रोसीजर्स, तो प्रोसीजर प्रोसेस क्या होना चाहिए बिजनेस का, वो सारी जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाएगा। एडमिशन एंड विदड्रॉल ऑफ पार्टनर्स, कब कौन सा पार्टनर जो है वो एडमिट हो रहा है, ठीक है, और कौन सा पार्टनर जो है वो छोड़ कर चला गया, वो तमाम चीज़ें भी एग्रीमेंट यानी कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होंगी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास राइट्स एंड ड्यूटीज़ इन द इवेंट अ पार्टनर डाइज। अगर कोई पार्टनर मर जाता है, ठीक है, तो इस सूरत में राइट्स एंड ड्यूटीज़ किस पर ट्रांसफ़र होती हैं, कैसे ट्रांसफ़र होंगी, वो चीज़ आ जाती है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है लिमिटेड लाइफ। लिमिटेड लाइफ का क्या मतलब है कि ये पार्टनरशिप इतनी ज़्यादा लंबे अरसे तक नहीं चलेगी। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये लिमिटेड लाइफ है इसकी होती है। क्यों? क्योंकि किसी भी एक पार्टनर की डेथ या किसी एक पार्टनर का दिवालिया हो जाए, ठीक है, बैंकक्रप्ट हो जाना, या फिर किसी भी किस्म का उसकी जो है एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो इसी सूरत में पार्टनरशिप फौरी तौर पर ख़त्म हो जाती है। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये लिमिटेड लाइफ रखता है। उसके बाद टैक्सेशन। ठीक है, टैक्स पे करना पड़ेगा, कितना पे करना पड़ेगा। एक्चुअली जो पार्टनरशिप होते हैं उसमें टैक्स पे नहीं किया जाता, हाँ, लेकिन जो भी आप जो भी बिजनेस कर रहे हो आपको इनकम मतलब प्रॉफिट की सूरत में इनकम मिलती है, अपनी इनकम में से अपना टैक्स अदा करना है, उस हिसाब से होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का क्या मतलब है? म्यूचुअल एजेंसी इम्प्लाइज दैट ईच पार्टनर इज फुली अथोराइज्ड एजेंट ऑफ पार्टनरशिप। हर बंदे के पास बराबर राइट होंगे, ठीक है, एज इट्स एजेंट। अ पार्टनर कैन कमिट और बिंड द पार्टनरशिप टू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद इन द स्कोप ऑफ पार्टनरशिप। अगर किसी एक बंदे को जो है वो जिम्मेदारी सारी डाल दी जाए, तो फिर जो है इस सूरत में भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिलेशन, लाइक एक बंदा जो है वो बिजनेस से रिलेटेड कोई डील करना जा रहा है, तो सबका म्यूचुअल जो है आइडिया वो लेकर जाएगा। हाँ, अगर तो किसी एक बंदे के जो है वो ड्यूटी लगा दी जाए कि वो अकेला जो है वो पूरे बिज़नेस को सँभालेगा, तो इस सूरत में भी कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी सारा कुछ लिखना पड़ेगा। जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। बेटे अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है कि आपके पास लायबिलिटी क्या होता है? ज़िम्मेदारी है, ठीक है? मैं एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आप पार्टनर्स कुछ पार्टनर्स ने मिलकर 2 या 4 पार्टनर्स ने मिलकर एक बिज़नेस शुरू किया। अब बिज़नेस एंड हो गया कुछ टाइम बाद लॉस की वजह से। देखा तो हमारे जो बिज़नेस की एसेट्स थे वो हमारे डेट्स से कम है। अब जो डेट्स हैं वो पार्टनर्स जितने भी होंगे उन तमाम को अपनी पर्सनल जो एसेट होंगे, उनके अपने अलहदा जो बिज़नेस से हट के एसेट्स होंगे, उनको सेल आउट करके भी उन्हें वो डेब्ट पूरा करना पड़ेगा। तो इस वजह से हम इसको बोलते हैं कि इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी इम्प्लाइज दैट ईच पार्टनर कैन बी कॉल्ड ऑन टू पे अ पार्टनरशिप डेट। ठीक है, अगर पार्टनरशिप में कोई किसी किस्म का कर्जा बाकी बच जाता है, तो तमाम पार्टनर जो है वो लायबल होंगे। When a partnership cannot pay its debt, creditors usually can apply their claims to partners. अब होता क्या है कि पार्टनरशिप में अगर कोई पार्टनर पे नहीं कर पाता, उसके पास वो डेट पे नहीं करना चाहता, तो वो दूसरे पार्टनर पर जो है वो अपना पूरा उस पर थोप देते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट में तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं, लिखी होती हैं कि अपने पर्सनल एसेट्स को बेच कर भी आपको वो डेट्स पूरे करने पड़ेंगे। इफ़ अ पार्टनर डज नॉट हैव इनफ एसेट्स टू मीट हिज और हर शेयर ऑफ पार्टनरशिप डेट, द क्रेडिटर्स कैन अप्लाई देयर क्लेम टू एसेट्स ऑफ द अदर पार्टनर्स। अब ऐसी सूरत हो जाती है किसी एक पार्टनर के पास अपने पर्सनल एसेट्स नहीं हैं, तो जो क्रेडिटर है वो क्या करेगा, जो दूसरे पार्टनर पर है वो केस भी कर सकता है। पार्टनरशिप इन विच ऑल पार्टनर्स हैव म्यूचुअल एजेंसी एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी इज कॉल्ड जनरल पार्टनरशिप। तो इसको हम क्या बोलते हैं? अनलिमिटेड ऐसी पार्टनरशिप जिसमें तमाम के तमाम जो पार्टनर्स हैं वो अनलिमिटेड लायबल हों, तो उसे हम जनरल पार्टनरशिप बोलते हैं। म्यूचुअल एजेंसी एंड अनलिमिटेड liability are two main reasons that most general partnership have only a few
मेंबर्स। ठीक है, म्यूचुअल एजेंसी में जो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, दो मेन इसकी वजूहत होती हैं। दैट मोस्ट जनरल पार्टनरशिप हैव ओनली अ फ्यू मेंबर्स। इसकी वजह से ज़्यादा मेंबर्स नहीं रखने पड़ते, ज़्यादा हम पार्टनर्स नहीं लाते, इसलिए उनमें कम या फ्यू मेंबर्स मौजूद होते हैं। को ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। को ओनरशिप क्या होता है कि जैसे हम अगर कोई शो वगैरह देखते हैं तो उसमें हमने को होस्ट, ठीक है। तो को होस्ट क्या होता है कि मेरे साथ भी एक बंदा होस्ट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर कोई बिजनेस बंदा कर रहा है तो अगर उसके साथ कोई पार्टनर मौजूद है तो वो यही बोलेगा कि मेरे साथ दूसरा ओनर भी है। तो इसलिए हम उसको बोलते हैं कि जितने भी पार्टनर्स होंगे वो तमाम के तमाम ओनर्स होंगे। इसलिए हम कहते हैं कि प्रॉपर्टी के ओनर्स एक से ज़्यादा होंगे जितने पार्टनर्स हो। शिप एसेट्स आर अलाउड, सॉरी, आर ओन्ड जॉइंटली बाय ऑल पार्टनर्स। एसेट्स जो हैं वो तमाम पार्टनर्स के हैं। एनी इन्वेस्टमेंट बाय पार्टनर बिकम्स द जॉइंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल पार्टनर्स। तो जितनी भी इन्वेस्टमेंट होगी उस हिसाब से तमाम की तमाम प्रॉपर्टी जो है वो तमाम पार्टनर्स की होगी। पार्टनर्स हैव अ क्लेम ऑन पार्टनरशिप एसेट्स बेस्ड ऑन देयर कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट। वो इस चीज़ का क्लेम कर सकते हैं कि वो एसेट्स जो हैं उनमें उनका अपना भी शेयर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये करैक्टरिस्टिक्स अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन वगैरह, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं।